आज हम चर्चा करते हैं बीए पार्ट तृतीय की छात्राओं के लिए सामाजिक मानव शास्त्र के विषय के संबंध में। जैसा कल हमने सामाजिक मानव शास्त्र विषय के विषय क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा की थी, आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य और उसकी महत्व। बात प्रारंभ करने से पूर्व हम इस बात को समझें कि जैसा कल हमने चर्चा की कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख केंद्र आदिम समाज रहा। हम आदिम समाज का ही अध्ययन क्यों करते हैं, इसको समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन विशेषतः किया जाता है। परंतु ऐसा क्यों किया जाता है, इसे जानने से पूर्व आदिम समाज के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ लेना आवश्यक होता है। इवान रिचर्ड्स ने आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए किया जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और उनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। पिटिंगटन ने आदिम समाज के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। नंबर 1, निरक्षरता। लेखन या लिपि का न होना आदिम समाजों की एक प्रमुख विशेषता है जो उनके तथा सभ्य समाज के मध्य अंतर को स्पष्ट करती है। नंबर 2, आदिम समाज में समाज का संगठन छोटे सामाजिक समूह जैसे गोत्र, ग्राम या जनजाति के आधार पर होता है, न कि सभ्य समाजों के समान राज्य, राष्ट्र या साम्राज्य के आधार पर। नंबर 3, इनमें प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर पाया जाता है। नंबर 4, इनमें नातेदारी और स्थान के आधार पर बने सामाजिक संबंध सभ्य समाजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और नंबर 5, आदिम समाजों में साधारणतः आर्थिक विशेषीकरण तथा सामूहिक समूह की पारस्परिक बहुलता का अभाव होता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आदिम समाज या इन सरल समाजों का अध्ययन क्यों किया जाए। सामाजिक मानव शास्त्रियों को आदिम समाजों के अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ बिंदु हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, कुछ विश्लेषित करते हैं। पहला है, आदिम समाज के अध्ययन के प्राथमिक कारणों में ऐतिहासिक सहयोग प्रमुख है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। कच्चे माल तथा अपने कारखानों में बनी वस्तुओं के लिए बाजार की खोज को यूरोप के व्यापार विश्व के विभिन्न भागों में जाने लगे। वे अफ्रीका और एशिया भी पहुँचे। व्यापारिक गतिविधियों के साथ उनके राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ गईं। ईसाई मिशनरियां भी धर्म प्रचार में इधर उधर जाने लगी। इन सब लोगों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आदिम लोगों के जीवन के तरीकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। अतः सर्वप्रथम व्यापारियों, यात्रियों, मिशनरियों और प्रशासकों आदि ने आदिम समाज के संबंध में अद्भुत, आकर्षक और कुछ अस्पष्ट विवरण प्रस्तुत किए और इसी कारण मानव शास्त्रियों का जो ध्यान है वो इन समाजों पर चला गया। दूसरी बात आती है, सामाजिक उद्विकास की धारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से भी आदिम समुदाय का अध्ययन किया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं, 1859 में डार्विन द्वारा प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पश्चात आदिम समाजों के अध्ययन में मानव शास्त्रियों ने विशेष रुचि ली। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास केवल मानव के शारीरिक पक्ष का ही नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी मानव का उद्विकास हुआ। इस प्रकार आपने सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रस्तुत की। इस धारणा को प्रमाणित करने के उद्देश्य से
19वीं शताब्दी में मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों के अध्ययन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। नंबर 3 है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना। जो कुछ अद्भुत है, अपरिचित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा ने मानव शास्त्रियों को आदिम समाज के अध्ययन के प्रति प्रेरित किया। वर्तमान समय में मानव शास्त्रियों का ध्यान तुलनात्मक अध्ययन की ओर गया। वे आदिम समाजों के अध्ययन द्वारा आधुनिक जटिल समाज को समझने व जानने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 4 है आदिम समाज का अध्ययन हमें अपने आप को अधिक उत्तमता के साथ समझने में सहायता पहुंचाता है। इन समाजों के अध्ययन द्वारा हम आधुनिक जटिल समाजों एवं सभ्य समाजों को अधिक सरलता के साथ समझ सकते हैं। यदि हम मानव समाज का अध्ययन करना है, उसे समझना है, तो ये आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन करें। ऐसी स्थिति में आदिम समाजों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन समाजों के समझे बिना मानव समाज के संबंध में प्रामाणिकता के साथ कुछ निष्कर्ष निकालना संभव नहीं। आदिम समाजों को उनकी सरल प्रकृति के कारण सुगमता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। इन समाजों की सरलता उनकी सीमित जनसंख्या, प्रजातीय और सांस्कृतिक एकरूपता, सरल प्रौद्योगिकी, कम जटिल सामाजिक समूह, अंतःक्रिया और अंतःसंचार की धीमी गति, गतिशीलता की कमी तथा प्रगति परिस्थिति की महत्वता के कारण पाई जाती है। ऐसे समाजों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आधुनिक समाजों को संरचना के साथ समझा जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। सरल से जटिल की ओर बढ़ना आदिम समाजों के अध्ययन में से जटिल समाजों के अध्ययन की ओर बढ़ना पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अधिक सही माना गया है। मजूमदार मदान ने बताया कि कोई आदिम समाज का अध्ययन कर लेता है तो उसे मानव समाज की प्रकृति के संबंध में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मानव शास्त्री यही करता है। यह किस्म के उपागम को रेमंड फर्थ ने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की अध्ययन का अर्थात सूक्ष्म तत्व के अध्ययन द्वारा वृहत तत्व का अध्ययन करना है। 5वां पॉइंट है इसमें आदिम समाजों में वैज्ञानिक तटस्थता के साथ अवलोकन करना संभव है। अपने से भिन्न संस्कृति वाले लोगों की ओर सहज ध्यान आकर्षित हो जाता है। उनके जीवन का भिन्न तरीका शीघ्र ही अवलोकनकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वे अपने अध्ययनों के प्रति वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। वह सामाजिक मानवशास्त्री वैज्ञानिक के रूप में तथ्यों की सुगमता से एकत्रित करता है। वह संरचनात्मक दृष्टि से सरल और सांस्कृतिक दृष्टि से समरूप समाजों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सामाजिक व्यवस्था के आत्मनिर्भर भागों के रूप में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कर पाता है। उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायक होता है। 6वां पॉइंट है आदिम समाज के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप इनका बदलता हुआ रूप है। इवान प्रिचर्ड्स ने वर्तमान समाज में इन समाजों के अध्ययन पर इस दृष्टि से जोर दिया कि समाज बड़ी तेजी के साथ परिवर्तित हो रहे हैं और इनका अध्ययन शीघ्र ही किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकेगा। सभ्य समाजों के साथ सांस्कृतिक संपर्क के कारण आदिम समाज बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, उनका मूल रूप नष्ट हो रहा है। यदि मानव शास्त्रियों के द्वारा इन लोगों का शीघ्रता के साथ अध्ययन नहीं किया गया तो मानव समाज के अनेक महत्वपूर्ण तथ्य से हम अपरिचित रहना पड़ेगा। नंबर 7वां है आदिम समाजों के अध्ययन का तात्विक या आंतरिक मूल्य। इन समाजों का अध्ययन अपने आप में रुचिपूर्ण है। ये समाज वर्तमान सभ्य समाज के अतीत की कहानी है। यह हमारे बीते हुए मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन का सही रूप इन्हीं समाजों में देखने को मिलता है। इवान प्रिचर्ड ने बताया
कि ये आदिम समाज अपने आप में रुचिपूर्ण है, क्योंकि उनके अध्ययन से ऐसे लोगों के जीवन के तरीकों, मूल्य और विश्वासों की जानकारी मिलती है जिनकी आराम तथा सभ्यता की दृष्टि से न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाजों के अध्ययन का विशेष महत्व है। ये अध्ययन मानव समाज की प्रकृति को समझने में काफ़ी योग देते हैं। इन समाजों की सामाजिक संरचना, व्यवस्था एवं संस्थाओं को समझे बिना मानव समाज का संबंध में हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में आज के जटिल सभ्य समाजों को भी ठीक प्रकार से नहीं समझा जाए। अब बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य की, एम्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। पिडिंगटन ने मानव शास्त्र के दो प्रमुख उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना। तीसरा है मॉर्गन, स्पेंसर और दुर्खिम, तीनों ने कुछ उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। इसमें पहला है सामाजिक संरचना का वर्गीकरण एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण करना। टायलर की मान्यता रही कि सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य संस्कृतियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। इवांस प्रिचर्ड सामाजिक मानव शास्त्र में संस्कृति और समाज दोनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का समान रूप से महत्व देते हैं। फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किया जाना चाहिए। आजकल सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष बल किया जाता है। कुछ मुख्य बिंदु इस संदर्भ में दुर्खिम और अन्य मानव शास्त्रियों ने दिए। पहला है आदिम संस्कृति का उसी रूप में अध्ययन करना जिस रूप में वह आज पाई जाती है। दूसरा सांस्कृतिक संपर्क एवं परिवर्तन या विशिष्ट प्रक्रियाओं के रूप में आदिम समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करना। जिस संस्कृति में कुछ विभिन्नताएं पैदा हो गई उसको पता लगाना कि बाहरी समूह के किन प्रभावों के कारण ऐसा हुआ है। नंबर 3 आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक इतिहास का पुनर्निर्माण करना। और नंबर 4 सार्वभौमिक प्रकृति के प्रामाणिक सामाजिक नियमों का पता लगाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन कर आधुनिक सभ्य समाजों को समझने का प्रयत्न करता है। सूक्ष्म अध्ययन द्वारा मानव प्रकृति के संबंध में वास्तविकता का पता लगाता है, सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों में हमें परिचित कराता है, ऐसे संपर्क से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में योग देता है, सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थाओं व संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है और मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों की अंतर्निहित नियमों का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। अंत में बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति की, यानी कि नेचर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में हमने पूर्व में पढ़ा, कार्ल पियर्सन ने सामाजिक विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री। अध्ययन की पद्धति के आधार पर यह निश्चित होता है कि कोई ज्ञान विज्ञान है अथवा कला। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक विज्ञान है। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वे वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में मुख्यतः सामूहिक सहभागी अवलोकन पद्धति, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले लोगों के बीच 1 या 2 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक रहता है, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है, उनका सूक्ष्म अवलोकन करता है तथा उनकी सामाजिक संरचना को समझने का प्रयत्न करता है। अवलोकन का यह सब कार्य ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वैश्विकता के साथ अर्थात पक्षपात रहित होकर करता है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं या विचारों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं होने देता। सहभागी अवलोकन पद्धति के अतिरिक्त अनुसंधान करता अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत जीवनियाँ
एवं सामूहिक अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग करता है। इस कारण सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति को एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। इस तरह आज हम अपने सामाजिक मानवशास्त्र की परिचय, उसकी प्रकृति और उसकी विषय वस्तु, उसके क्षेत्र, उसके उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। कल बात करेंगे हम अन्य विषय पर, जनजाति की अवधारणा है, जनजाति या जाति।